हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टॉम हाउगार्ड के ऊपर। टॉम हाउगार्ड के ऊपर ही क्यों बात करने वाले, देखिए एक इसका पार्ट 1 मैंने पहले भी डाला था जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि पार्ट सेकंड आना चाहिए और मैंने बोला था कि पार्ट सेकंड लेके आऊँगा। उसके बाद इन्हीं के ऊपर ही क्यों बात कर रहे हैं अपन, देखिए सबसे पहली बात, ये हेज फंड ट्रेडर थे, ठीक है। इन्होंने जेपी मॉर्गन के अंदर काम किया था। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा होगा कि लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी मैटर करती है, कितना स्टॉप लॉस मैटर करता है, लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो बार बार वो रिपीट करते हैं। तो इनकी ये क्लिप्स थी जो कि इंटरनेट पे मेरे को मिली, यूट्यूब पे मेरे को मिली, जिनमें से काफ़ी क्लिप्स थी। तो उनके अंदर से मैंने मेन मेन जो पार्ट थे, काफ़ी क्लिप्स देखी, सर्च किया। तो उनके अंदर से जो मेन मेन पार्ट था, जो कि वास्तव में इन्होंने कुछ जेन्युइन चीज़ें बोली हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि सुनना चाहिए आप लोगों को, मैंने उनको कट किया है। कट करके उन सबको मैंने मर्ज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्ले करूंगा, इसके साथ साथ ये अपनी साइकोलॉजी, अपने पॉइंट, अपनी जो जो लर्निंग्स है वो शेयर करते चलेंगे। उसके साथ साथ मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखता चलूंगा। उसके बाद ये इनकी जो लर्निंग है, इनकी जो साइकोलॉजी है, उसको अपन इंडियन मार्केट में मिक्स करके और समझेंगे। आपको अच्छी तरीके से मैं समझाता चलूंगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, ताकि आपको साइकोलॉजी या फिर स्ट्रेटजी ये जो भी बताएंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Attempt to show you how to trade. I'm going to attempt to show you how to think. देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्लिप में इन्होंने क्या बोला कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से सोचते हैं ट्रेड करते समय। मतलब कई बार होता है ना कि अपन ट्रेड करते समय कई बार पोजीशन ले ना लें, कई कई जगह इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस वजह से ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करते वक्त सोचना है। See, I started working in the city about 20 years ago. And for the first decade of my career, I sat and I watched you trade. ये बोल रहे हैं कि मैंने इस शहर में काम करना 20 साल पहले शुरू कर दिया था और मैंने अपने करियर के पहले दशक के अंदर मैंने देखा आप लोगों को ट्रेड करते हुए। I must have watched 100 million trades go over the tape in the 10 years that I sat on the trading floor whilst I was managing and hedging position. देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, जब ये यहाँ पे पोजीशन को हैजिंग या फिर जो भी पोजीशन थे उनको मैनेज कर रहे थे अपने हेज फंड के अंदर, या फिर जहाँ पे भी ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देख रहे थे कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ट्रेड करते वक्त देख रहे थे कि कितने ट्रेड आप लोग कर रहे हैं। और लगभग इन्होंने अपनी स्क्रीन के ऊपर 100 मिलियन ट्रेड्स देखे हैं जो आप लोग प्लेस करते थे। और उसके अंदर देखा था कि मार्केट जब ऊपर जाता है या फिर डाउन जाता है तो आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मतलब पहले आप सेल कर देते थे, मार्केट अप साइड में चला जाता था, आप बाय कर रहे हो तो मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो वो सारी साइकोलॉजी इन्होंने देखी है। तो उसके ऊपर अब अपना ये रिएक्शन है या फिर कहीं अपनी नॉलेज है, उसको आपको बताने जा रहे हैं। And it does provide you with a rather unique insight to watch 50,000 people trade over a decade. और इनको काफी यूनिक एक अंदर की गहराई पता चली जब इन्होंने 50,000 लोगों को ट्रेड करते हुए देखा कि 50,000 लोग अगर स्क्रीन के ऊपर अपने पास लिस्ट आ रही है, एक लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं कि ABCD जितने भी मतलब वो आ रहे हैं सीक्वेंस आ रहे हैं, उसके अंदर कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जब मार्केट अप जा रहा है या फिर मार्केट डाउन जा रहा है। क्या लोग सेम सेम गलतियां कर रहे हैं, क्या वही सब चीजें कर रहे हैं। तो ये इन चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप समझे इस चीज को। Get a feel for how it is people are thinking when they're sat in front of their monitors at home or wherever they are in the world. And you notice that people tend to make the same mistakes over and over and over. ये देखिए, जब लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, अपने घर पे, ऑफिस पे, कहीं पे भी हो, क्या आपको पता है कि जब वो स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो वो एक ही मिस्टेक्स को, उन्हीं या फिर उन्हीं मिस्टेक्स को बार 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 करते जाते हैं। मैंने ये देखा वहां पे। तो इनकी बात आपको कुछ समझ में आई कि मैं किस लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, या फिर हेज फंड ट्रेडर के लिए क्यों आपके लिए ये वीडियोस लाता रहता हूँ, या फिर क्यों ये क्लिप्स लाता रहता हूँ, तो आपको समझ में आए। क्योंकि देखो, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मैंने लोगों को देखा ट्रेड करते हुए कि, और ट्रेड प्लेस होते हुए देखे मैंने कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोग किस तरीके से प्लेस करते हैं, अगर जब डाउन जाता है तो किस तरीके से प्लेस करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट में लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने 50,000 लोगों को देखा जिन्होंने 100 मिलियन ट्रेड प्लेस किए थे इन दशक के अंदर, मतलब एक डेकेड बोलते हैं दशक के अंदर।
तो उनके अंदर क्या कुछ किया, वो सब चीज़ें इन्होंने देखी और उनके ऊपर इन्होंने अपनी जो ये लेक्चर है ये स्टार्ट किया। तो अब आगे सुनते हैं इनकी बातें। And actually, very few people are capable of making money consistently. तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्रॉफिट के अंदर कंसिस्टेंसी ला पाते हैं, जो प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। Is what's stopping people from making money in the markets? Sure, people are good at making money at times, but the tendency is to make it, lose it. Make it, lose it. फियर, डर एक ऐसी चीज है जो लोगों को प्रॉफिट बनाने से, मार्केट में काम करने से जरूर रोकता है या फिर प्रभावित करता है। लेकिन असल बात यह है कि लोग कमाते हैं, लॉस कर देते हैं, कमाते हैं, लॉस कर देते हैं, कमाते हैं, लॉस कर देते हैं। जैसे आप अपने जैसे इंडियन मार्केट में करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट हो गया तो क्या होता है कि जैसे ऑप्शन के अंदर, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे क्या हुआ कि मेरा मान लो प्रॉफिट हुआ आज बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगले दिन फिर लॉस हो गया, फिर मैंने प्रॉफिट कर लिया, फिर लॉस हो गया। तो ऑल ओवर अगर वो ब्रेक इवन भी रहा ना मंथ में एंड में, तो टैक्सेस, वो चार्जेस, वो सब कट के ऑल ओवर लॉस में आ गया वो मंथ मेरा। तो इस तरीके से काफ़ी होते हैं। तो वही सब चीज़ें बता रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं या फिर बहुत कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर। बाकी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, लॉस कर देते हैं, कमाते हैं, लॉस कर देते हैं। यही सब चीज़ें चलती जा रही हैं जो कि इन्होंने देखा वहाँ पे हेज फंड के अंदर। I believe that the only reason why I am good at what I do is because of my relationship with fear. I am what's called a high stake trader. Some would call it an extremely high stake trader at institutional size. देखो इन्होंने एक बड़ी बात बोली, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मेरा जो कोर रिलेशन है, मेरा जो मैं डील करता हूँ फियर के साथ, डर के साथ, क्योंकि मैं एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, एक हाई स्टेक ट्रेडर हूँ। मतलब क्वांटिटी साइज इनकी बड़ी होती है जब ये इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं, और ये कितनी बड़ी, एक इंस्टीट्यूशंस लेवल की ट्रेडिंग करते हैं। ये बता रहे हैं इस तरीके से। The average bet amongst CFD traders here in the United Kingdom is £7 a point. My position here equates to £750 a point in the DAX. DAX goes 20-30 points against me. I am faced with a loss, which would equate to the average annual salary of a worker here in the UK. देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि मेरी पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी होती है कि अगर मार्केट या फिर कोई इंडेक्स अगर मेरे अगेंस्ट में 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी अगर चला जाए तो मैं इतना बड़ा लॉस कर सकता हूँ कि यहाँ पे यूके के अंदर एक एनुअल जो सैलरी होती है लोगों की, वो यहाँ पे वाइप आउट हो सकती है। अगर इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझे, अगर यूके के अंदर एक बंदा है जिसकी एनुअल सैलरी है एक्स अमाउंट, ठीक है, तो अगर इनके अगेंस्ट में मार्केट 20 पॉइंट चला जाता है तो इतना बड़ा लॉस हो सकता है कि अगर वो साल भर में जितना कमाता है ये इतना एक दिन में लॉस कर देंगे। तो वो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी साइज करते हैं, तो मेरा फियर अब अलग प्रकार का हो गया, एक अलग तरीके का हो गया मार्केट के साथ। But it boils down to that practice does not make perfect. Practice makes permanent. देखिए एंड के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस आपको परमानेंट बनाती है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझो पहले। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, मान लो आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, बॉक्सिंग में मान लो पंच जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, बॉक्सिंग में पंच जाना चाहिए इस तरीके से, आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस आप कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इस तरीके से किए जा रहे हो तो ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस आपको परमानेंट बना देगी। अब आपको कितना भी सिखाया जाए आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप इस तरीके से ही करोगे। तो इसलिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और ऑप्शन में सेम 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 गलतियाँ की जा रहे हो, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस करता जाऊंगा, प्रैक्टिस करता जाऊंगा, इमोशनल कंट्रोल करूंगा, स्टॉप लॉस पे स्टिक रहूंगा, तो जितनी भी सब चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा कि आप उसके अंदर परमानेंट हो जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ यही सब है, मेरे से नहीं हो रहा, फिर एक टाइम पे आप क्विट करोगे। वही सब चीज़ें हैं। तो यही बोल रहे हैं कि ये परमानेंट बनाती है, आपको परफेक्ट नहीं बनाती प्रैक्टिस। तो इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। And if you carry on practicing the wrong way, you will merely establish a behavior pattern that doesn't serve you. तो वही बात इन्होंने बोली कि अगर आप एक बिहेवियर पैटर्न अगर डेवलप कर लेंगे कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो मार्केट में या फिर बार बार उसी तरीके से काम कर रहे हो गलत तरीके से, तो फिर वो आपको एक सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है इनका। You're not running your losing positions because you don't understand stochastics or moving averages. This is not a technical analysis problem. This
This is a human problem. ये बोल रहे हैं कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं हो, आप RSI, स्टोकेस्टिक, MACD जितना भी जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, पहली बात तो आप उनको समझते नहीं हो सही तरीके से। अगर आप समझते हो, देखो ये किसी की गलती नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो कि सब लोगों में सेम सा होता है। मतलब अगर कोई इससे ऊपर चला जाता है तो कोई इसके नीचे रह जाता है, फर्क बस इतना ही है यहाँ पे। And the sooner that you accept that this is a human problem, the sooner you can actually do something about it. जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि ये आपकी गलती है, ये आपके अंदर से आती है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, तो उतनी जल्दी आप यहाँ पे समझ जाओगे और एक राइट डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना या फिर मार्केट को देखना स्टार्ट करोगे। So either way, the sooner I accept that the nature of what I am doing is basically random, the sooner I can begin to trade as trading should be done. जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे कि आप जो कर रहे हो वो एकदम रैंडम है या फिर जगह जगह पे कहीं पे भी आप ट्रेड प्लेस कर देते हो, उतनी जल्दी आपको यहाँ पे समझना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात बोली, ये प्रॉब्लम जब इनिशियल टाइम था जब ये मेरे साथ भी थी कि मैं रैंडम ट्रेड प्लेस करता था बैंक निफ्टी के अंदर। क्या होता था ना कि मेरे को लगता था कि यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड कर दिया, फिर थोड़ी देर में कहीं पे ट्रेड कर दिया, तो वो रैंडम ट्रेड एक परफेक्ट स्ट्रेटजी तो है ही नहीं। उसके बाद रैंडम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि रैंडम ट्रेड करने से क्या होगा ना कि आपके टैक्स बढ़ जाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो आप समझ ही सकते हो कि रैंडम ट्रेड प्लेस करना नहीं है, अपने को एक स्ट्रेटजी बनानी है और दिन के 1-2 ट्रेड, ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। If you had to choose between focusing on trading psychology or focusing on having a concrete edge on the market, which one do you think has more impact on short term and long term on the results of a trader? देखिए ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग एज, एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, अगर इन दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करेंगे? तो अब ये उसका आंसर करेंगे। I know that you use something called footprint amongst others. Yes, I do. I use more price action based. But let's say that we have a really good edge. आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे मैं आपको जानता हूं कि आप फुटप्रिंट चार्ट यूज करते हैं और मैं जो है ये प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा ट्रेड करता हूं। What happens if you don't believe in the edge? You know, because every strategy, no matter how good it is, will have periods where it will go through a drawdown, where it's not working. देखो एक बार है ना, आप YouTube में जैसे ये वीडियो आप अगर देख रहे हो तो आप इस पार्ट को एक बार वापस से रिवर्स करके और एक बार दोबारा सुनना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो, लेकिन क्या हो अगर आपको उस स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन ही ना हो, ट्रस्ट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपको मान लो मैंने बैंक निफ्टी की कोई स्ट्रेटजी बताई यूट्यूब के अंदर और मैंने बताया कि अगर आप फिबोनाची यूज करते हो तो ये रिट्रेसमेंट लेवल है और इस तरीके से, और यहाँ से मूवमेंट हो जाएगा मार्केट के अंदर। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, लेकिन अब मैंने उस स्ट्रेटजी को यूज किया है मान लो 2 साल, और 2 साल के अंदर मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले हैं उस स्ट्रेटजी के अंदर। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, जब भी वो सेटअप बनता है मैं 100% बेफिक्र होकर ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपको उस स्ट्रेटजी पे यकीन ही ना हो तो क्या होगा? तो अगर कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो वो काम नहीं करने वाली आप लोगों के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, अगर एज पे अगर आपको यकीन ही ना हो तो क्या होगा? और ऐसी स्ट्रेटजी का हमेशा एक ड्रॉ डाउन पीरियड आता है जब वो लॉस देना स्टार्ट करती है कुछ टाइम तक, उसके बाद वापस से प्रॉफिटेबल बनती है। तो इस बारे में इन्होंने अभी बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला। तो वास्तव में लगता है कि ये नॉलेजेबल है इस फील्ड के अंदर काफ़ी जगह पे। But if you don't have the mental resolve to see you through those bad trades, well, then it doesn't really matter how good the edge is, because at the first sign of a flaw or first sign of failure, you're going to bail out. देखो बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपके पास, जैसे अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आपके पास वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने उस स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं किया है, उस स्ट्रेटजी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने उसके ड्रॉ डाउन पीरियड नहीं देखे हैं, उसके प्रॉफिटेबल पीरियड्स नहीं देखे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अगर वो जब भी एक बार अगर ट्रेड देगी, अगर वो लॉस में चला गया तो आप उसे एक बार में ही छोड़ दोगे।
ये सोच के कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर बेकार स्ट्रेटजी है। जैसा कि हमेशा होता है कि यूट्यूब पे 100 स्ट्रेटजी, मतलब 100 क्या, मतलब हज़ारों स्ट्रेटजी पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या करते हैं सब, वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, एक बार अच्छी लगी तो एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। लेकिन दिक्कत यही हो जाती है ना, तभी तो बोलते हैं खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, खुद की स्ट्रेटजी पे काम करो। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक होता है। लॉजिक यही होता है कि जब आप खुद की स्ट्रेटजी बना के खुद ट्रेड करते हो तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मार्केट के अंदर। So I would rather have a really strong mindset and then subsequently have to learn a good setup. But I think the prerequisite for being a good trader is to have a strong mind. So that's my answer. Mindset first, technique second. देखो बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई कि माइंडसेट फर्स्ट, स्ट्रेटजी बाद में। क्योंकि अगर ऐसा हो कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड है, अगर आपने उस पर काम किया है स्ट्रेटजी के ऊपर, अगर आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, अगर आप समझते हो उस चीज़ को, तभी आपके लिए स्ट्रेटजी फ्रूटफुल हो सकती है, नहीं तो स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट को पहले रखा, स्ट्रेटजी को फिर भी सेकंड नंबर पे रखा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे काम करता है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। Most people get it the wrong way around. Most people will say, oh no, it's all about technique. Oh, you got to have a strong technique. But that's why I think most people lose. तो इन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मेरे पास ये इतनी एक्यूरेसी, इतनी परसेंट एक्यूरेसी वाली, इतनी परसेंट एक्यूरेसी वाली, वो सब XYZ जो भी सब चीज़ें बोलते हैं। तो उसी वजह से देखते हो कि आप 90% लोग लॉस के अंदर हैं। इन्होंने यही बात बोली। अब आप समझो, आप इनकी बात की किस पॉइंट को आपका टच करना चाह रहे हैं। So, being a high stakes trader, you often talk about how you scale up in a position. Do you have also strategies to scale out of a position as well? And if yes, जैसे आप एक हाई स्टेक ट्रेडर है, मतलब आप एक हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास है कि भी आप हाई क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो है कि आप हाई क्वांटिटी में एग्जिट लेते हैं, किस तरीके से आप क्वांटिटी मैनेज करते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। It's one of my flaws as a trader is that I tend to I'm a high stake trader because my stake size alone is high, but I add to my winning trades, and not many traders do that. ये बोल रहे हैं कि मैं अपने विनिंग जो ट्रेड है उनको ऐड करता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है तो मैं और बाय करूंगा, फिर अगर वो और प्रॉफिट में आ गया तो मैं और बाय करूंगा। तो इससे करते करते वो फिर वो उसको कैरी करते चले जाते हैं आगे तक। फिर क्या होता है कि जब भी वो वापस से जब भी आता है ट्रेलिंग SL तक, तो फिर उससे एग्जिट ले लेते हैं। so now into really quick questions. Sure. Do you think that banks and institutions hunt for retail CFDs traders stop loss? ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे देखो, अपने लिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का चला जाएगा। जैसे अपन SL हंटिंग के ऊपर ही ज़्यादा बात करते हैं कि SL हंटिंग सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, SL हंटिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अब इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशंस जो बड़े होते हैं, जिनके अंदर जो बड़े क्वांटिटी या बड़े फंड के साथ जो ट्रेड करते हैं, क्या वो रिटेल ट्रेडर के SL हिट करते हैं? तो इन्होंने ट्रेडर टॉम ने क्या जवाब दिया कि नो, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। अभी उसका आंसर करेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। Did some intense work on the whole conspiracy theory Yes. of institutions chasing. Yes. And one of the things that I use as a resource for my argument against it is the BIS report. ये जो है, मैंने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी इनके आर्ग्यूमेंट सुने हैं, और मैं अपना इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मैंने वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल, ये जो अभी इन्होंने IBS शायद क्या बोला है, मेरे को इतना कंफर्म अभी सुनाई नहीं दिया, तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Retail traders, we make up 5% of the daily volume. We are not even small fish. We are so insignificant. एक ऐसी ही बात बोली है। देखो, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इन्होंने बोला कि मैंने इस थ्योरी के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी आर्गूमेंट देखा है, तो इसलिए मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूं। जैसा कि मेरे को जो बैंक है, इंटरनेशनल बैंक, उसकी रिसर्च से, उसकी रिपोर्ट से पता चला था कि जो रिटेल ट्रेडर है, जो अपने जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट के अंदर, वो 5% है टोटल वॉल्यूम का। तो ये बात अब अपने थोड़ी सी समझ में आती है, क्योंकि अगर अपन बैंक निफ्टी के हिसाब से देखे चले कि इंडियन मार्केट के अंदर कितने हेज फंड या फिर कितने बैंक्स जो काम कर रहे हैं,
उनका अगर कैपिटल साइज अगर देखें तो बहुत हजारों करोड़ों में जाता है वो, ठीक है। मान लो कोई 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ मार्केट में लेके बैठा है जो ट्रेड कर रहा है उस सब चीजों से। अगर पूरे रिटेल ट्रेडर को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उनके पास इतना कैपिटल हो ही नहीं सकता, वो उनके पास इतना कैपिटल आएगा कहाँ से अगर। और ये बात भी है कि वो एक बार में, ऐसा तो नहीं है कि सारा कैपिटल लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लगा रहे हैं। तो क्या इतनी क्वांटिटी या फिर इतनी लिक्विडिटी मिल सकती है? ऐसा नहीं है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात जचने वाली है क्योंकि सही बात कर रहे हैं कि अगर बात ये नहीं है कि यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कितने 60 लाख 70 लाख कितने रिटेल ट्रेडर होंगे जो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इनका अगर रिटेल ट्रेडर का जो कि बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, अगर उनकी लिक्विडिटी या फिर उनका कैपिटल टोटल मिलाया जाए कि जितनी वॉल्यूम वो प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर, वो शायद इंस्टीट्यूशंस लेवल पे मैच नहीं करेगी। ये बात सही भी बोल रहे हैं ये, अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो। Have big budgets either, so therefore we are easy target. Of course. Do you वी आर इजी टारगेट, मतलब अपन बहुत इजी टारगेट है उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। know what my best friend and mentor David Paul once said? And maybe you should pass that on to your students. ये अब बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड और मेरे जो मेंटर हैं डेविड पॉल, तो उन्होंने एक बार क्या बोला था। डेविड पॉल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। डेविड पॉल जानते होंगे सब लोग, उनको काफ़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं वो, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड भी करता है। तो अगर डेविड पॉल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ऐसी वीडियो डेविड पॉल पे भी जरूर लेके आएंगे अपन। तो डेविड पॉल ने इनको क्या बोला था, अब बोल सुनते हैं। Said, I always like to place my orders where the crowd place their stop loss. Definitely. Isn't that amazing? I've heard that. इनके मेंटर और इनके फ्रेंड डेविड पॉल ने एक बार बोला था कि जहाँ पे ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, वहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ। ये मैं उनके अपोजिट करता हूँ। Yeah. Definitely. If I lose, I don't blame the market. I don't blame some algorithm. I blame me. Definitely. देखो ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं लॉस करता हूं तो मैं कभी मार्केट को ब्लेम नहीं करता, मैं कभी एल्गोरिदम्स को ब्लेम नहीं करता कि एल्गो की वजह से ये हो रहे हैं, बड़े प्लेयर्स की वजह से ये हो रहे हैं, ऐसे हंटिंग हो रही है, ये फालतू। मैं हमेशा अपने को ब्लेम करता हूं कि मेरे अंदर कुछ गलती है, इसलिए मैंने ये लॉस किया है यहाँ पे। 30 years of Dow Jones history. Uh-huh. That allocation of winning days and losing days over 30 years, 7,500 trading days, 49.6 to 50.4. देखो काफ़ी ठीक बात बोली इन्होंने, ये रिसर्च करने वाली बनती है। इन्होंने बताया कि जैसे मैंने एनालिसिस किया कि 30 साल डाउ जोन्स की जो हिस्ट्री है, मैंने उसको एनालिसिस किया कि, और उनमें मैंने क्या पाया, उनमें मैंने पाया कि रेड और ग्रीन डे, मतलब जो ऐसे दिन जो रेड में क्लोज हुए हैं और ऐसे दिन जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं, अगर को उनको मैंने एनालिसिस किया 30 साल की हिस्ट्री को, जिसमें दिन होते हैं लगभग 7,500, तो उसके अंदर मेरे को रेट पाया 50-50, लगभग 49.5 करके या फिर कुछ ऐसा, कि मेरे को 50-50 ये प्रोबेबिलिटी मिली कि 50% वो ग्रीन में था, 50% वो रेड में था। तो ये एक रिसर्च करने वाली बनती है कि क्या अपने को बैंक निफ्टी में भी ऐसा करना चाहिए कि अपने को एक साल या फिर कई 5 साल या 10 साल की हिस्ट्री अपने को देखनी चाहिए, या जब से ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से अपने को उनकी एक हिस्ट्री देखनी चाहिए कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि मार्केट रेड में क्लोज हुआ हो और ग्रीन में क्लोज हुआ हो। तो अपने पास 2 वीडियो होगी, या तो डेविड पॉल की या फिर ये, क्या अपने को ये करना चाहिए, तो अपन कमेंट कर सकते हो आप। अगर आपको चाहिए तो अपन करेंगे फिर इस सब चीज़ों को। But I never trade with a bias. I never go in and say, I'm really bearish or I'm really bullish. I'm Yeah. going, hey, let's see what the market will give me. मेरा फेवरेट पॉइंट है ये, बहुत बहुत अच्छी बात बोली है कई बार, मतलब ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। क्यों है ऐसी, देखो इन्होंने बोला है कि कभी मैं बायस थॉट लेके नहीं बैठता कि आज मार्केट में ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, आज मैं बहुत बियरिश हूँ, आज मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि देखते हैं मार्केट में क्या होता है, आगे जैसा भी मार्केट रिएक्ट करेगा उस हिसाब से काम करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे भी देखा 4 जून को मार्केट में कैसे 10% गिर गया मार्केट, क्यों? क्योंकि पूरा थॉट ये था कि मार्केट तो अपसाइड में जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा ये थॉट लेके नहीं बैठना, क्योंकि फिर दूसरी साइड का व्यू ही नहीं बना पाते अपन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को होना चाहिए कि देखते हैं मार्केट क्या करता है, जिस तरीके से रिएक्ट करेगा अपने को उस तरीके से एक्शन लेना है, अपने को अगेंस्ट में काम नहीं करना है मार्केट के। तो होप है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।